हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और जीएस बूस्टर आज आपके लिए लेके आया है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक साथियों, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संविधान के प्रमुख संशोधन। देखिए, जो संविधान के प्रमुख संशोधन विधेयक होते हैं उनके प्रकार क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक को 2 वर्गों में बांटा गया है। ओके, तो इसमें पहला है आपका संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक। ओके, तो इसमें जो पहला है उसमें क्या क्या उपबंध किए गए हैं, ये देखते हैं कि जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है, ध्यान दीजिएगा, जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है उन्हें छोड़कर शेष सभी बंधुओं का संशोधन, यहाँ बंधुओं हो गया है, से सभी उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर होता है। ओके, न कि साधारण बहुमत के आधार पर। तो संघीय ढांचों को जो जो उपबंध संघीय ढांचों से संबंधित हैं उनको छोड़कर से सभी उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर होता है। आगे देखते हैं, इसमें विशेष बहुमत में संशोधन विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ओके, मतलब जो संशोधन विधेयक है उसको सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। साथ ही सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ओके, चलिए आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले संशोधन विधेयक। अब ये किस प्रकार के होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंधों का संशोधन करने के लिए अत्यंत कठिन प्रक्रिया बनाई गई है। ये क्या है, क्या है ये प्रक्रिया, आइए जरा इसको देख लेते हैं। इसमें शामिल उपबंधों में राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रावधान, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से जुड़े प्रावधान तथा अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ओके, कौन कौन से प्रावधान इसमें हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राज्यों, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से जुड़े प्रावधान, और अनुच्छेद 368 में जो वर्णित प्रावधान है वह शामिल हैं। ओके, अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे प्रावधानों से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। साथ ही विशेष बहुमत के पारित होने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके उसे अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 368(2) ये कहता है कि ऐसे प्रावधान जिसमें संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और विशेष बहुमत के पारित होने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके उसे अनुसमर्थन दिया जाना चाहिए। ओके, चलिए अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख संशोधन। ओके, जो प्रमुख संशोधन है उसमें पहला है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। अब इसमें क्या हुआ था ये देखते हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। ओके, मतलब जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए विशेष उपबंधों के बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई।
भूमि सुधार के लिए संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ओके। तथा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के युक्त निर्बंधन के लिए 3 प्रमुख कारणों को जोड़ा गया। पहला क्या था? लोक व्यवस्था। दूसरा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध। और तीसरा क्या था? किसी अपराध के लिए भड़काना। ओके। इसके अलावा किसी राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि राज्य नागरिकों के व्यापार या व्यवसाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये सारे संशोधन अधिनियम कब हुए थे? 1951 में। चलिए आगे देखते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इस संशोधन में राज्य के 4 वर्गों की समाप्ति की गई थी। आपको याद होगा कि राज्यों को पहले वर्गों में बांटा गया था, जो क, ख, ग और घ भाग के रूप में विभाजित थे। तो इन्हें क्या किया गया? इनमें जो 4 वर्ग थे क, ख, ग और घ, इन्हें समाप्त कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। साथ ही 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। ओके। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ये कब हुआ था? 1956 में 7वां संशोधन अधिनियम के तहत। अब आइए देखते हैं 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इसमें क्या किया गया? इसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के में परिवर्तन किया गया तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ओके। तथा यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखते हैं 15वां संशोधन अधिनियम 1963। साथियों, मैं जिन संशोधनों की बात कर रहा हूँ उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15वां संशोधन अधिनियम 1963। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। ओके। तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मतलब अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता था तो उसको उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई। साथ ही उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की भी व्यवस्था की गई। ओके। अब आइए देखते हैं 16वां संशोधन अधिनियम 1963। इसमें देख लेते हैं। राज्यों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई। तीसरी अनुसूची में संशोधन द्वारा विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये काम कब हुआ था? 16वां संशोधन 1963 के द्वारा। अब देखते हैं 24वां संशोधन 1971। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो, तथा राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होगा। अब आइए देखते हैं 38वां संशोधन अधिनियम 1975। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।
और इसके अंतर्गत किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैर वाद योग्य घोषित होगा। और राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई। अब देखते हैं 39वां संशोधन अधिनियम 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सब का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा, ऐसा 39वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। साथ ही 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। ओके, अब आइए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे हम मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। इस अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। क्या क्या था ये देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर एवं अखंडता यानी इंटीग्रिटी 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ये क्वेश्चन अक्सर सिविल की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछता है। एक नए भाग 4 क, आपको याद होगा भाग 4 क, जिसे मूल कर्तव्य है, को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। ओके, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, चलिए 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा एवं सीटों एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच के बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रीट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। संसद को राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर प्रभावी होंगी। ठीक है, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। पहला क्या, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। ये 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। ठीक है, साथ ही साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से 1 साल तक कर दिया गया। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई। ओके, 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। ये विषय कौन कौन से थे, ये देख लेते हैं। शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन करना। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई तथा संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई कि वह समय समय पर अपने सदस्यों एवं समितियों के अधिकार एवं विशेष अधिकारों का निर्धारण करे। साथ ही साथ अखिल भारतीय विधिक सेवा की व्यवस्था की गई। ओके, तो साथियों ये रहा हमारा आज का वीडियो और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंसी ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन संविधान संशोधन से जो भी समय समय पर हुए हैं उनसे क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आप ये पूरा वीडियो अंत तक देख करके आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ओके, तो साथियों आज का टॉपिक हमारे यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।